करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेलिएंट फीचर्स के बारे में और स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो या क्लैट का एग्जाम हो, होटल मैनेजमेंट का एग्जाम हो, फैशन डिजाइनिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट आता है, उन सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और यह इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज को कहा जाता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे वह किसी भी कंट्री का हो, वह उस कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ होता है जो बाकी सारे लॉज को लीगल वैलिडिटी प्रदान करता है। लीगल वैलिडिटी से मतलब यह है कि यह बाकी सारे लॉज को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्न करता है और सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही पार्ट माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है। वहीं दूसरी ओर यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हुए स्टेट को उसकी रोल्स और लाइबिलिटीज समझाता है। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो यह लोगों को भी उनके राइट्स के साथ साथ उनकी ड्यूटीज समझाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है गया, तो इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। बट आफ्टर ऑलमोस्ट 103 अमेंडमेंट्स, इसमें एट प्रेजेंट 444 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अडॉप्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फाइनली अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ, यहाँ पर यह बात बहुत ही जरूरी है, याद रखने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और इसीलिए इस पर्टिकुलर डे को 26 नवंबर को हम एज अ लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम इंडिया के रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो अब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से। अब हमारे दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फ्रेमिंग को बताता है। जब भी हम मार्केट में कोई भी बुक खरीदने जाते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम बुक के एक एक पेज को पढ़ पाए, तो हम उसके प्रीफेस को पढ़कर यह समझ सकते हैं कि यह बुक किस बारे में है। तो इसी प्रकार अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो वह सारी चीजें प्रीएम्बल में डिस्कस है। अब देखते हैं प्रीएम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वर्ड वी से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहां पर वी वर्ड किसे कोनोट कर रहा है, हमें जैसा कि पता है कि वी एक प्रोनाउन है, वी कोनोट कर रहा है द पीपल ऑफ इंडिया को। पीपल ऑफ इंडिया मींस ऑल ऑफ अस। जो इस वीडियो having solemnly resolved to constitute India, we the people of India, like all of us, are taking the pledge that we will make India into a sovereign socialist secular democratic republic। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेड कलर से लिखे हुए इन वर्ड्स को देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला वर्ड है सोवरेन, दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, तीसरा वर्ड है सेक्युलर एंड चौथा वर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने दो वर्ड्स को एक साथ पढ़ा है, हालांकि इन दोनों वर्ड्स को अधिकतर जगहों पर एक साथ ही पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो हमें इंडिया को कैसा बनाना है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब हम बात करते हैं एक एक वर्ड की। सोवरेन से क्या आशय है या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोवरेन। जब हम बात करते हैं वर्ड सोवरेन की, सोवरेन को हिंदी में कहा जाता है संप्रभु।
Samprabhu or sovereign means the person who is having, or the authority who is having the complete authority to make decision by its own. India need not to take permission from any other country while making laws for our country. It shows the sovereignty of India. एक्सटर्नल सोवरेनिटी की अगर हम बात करें, अगर इंडिया को किसी दूसरी कंट्री पे वॉर डिक्लेयर करना है तो इंडिया को किसी भी कंट्री के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं इस कंट्री पर वॉर डिक्लेयर करूं। इंडिया ये डिसीजन भी खुद ले सकता है। इट शोज कि हमारी कंट्री में सोवरेनिटी स्टैब्लिश्ड की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम वहीं दूसरी ओर बात करें 1947 से पहले की, जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट नहीं हुआ था तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री नहीं था। हमें अपने मैटर्स को डिसाइड करने के लिए प्रायर परमिशन लेनी होती थी कि सोशलिस्ट। यहां पर सोशलिस्ट शब्द का मतलब क्या है? सोशलिस्ट मींस वेलफेयर ऑफ द पीपल इज एट द टॉप। ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से जनरेट किया गया था। अब जब हम बात करते हैं वर्ड सोशलिस्ट की तो इंडिया कैसी कंट्री बनेगी? दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गाइडलाइन कि इंडिया एक सोशलिस्ट या लोकतंत्रात्मक या जनता के हितों को सर्वोपरि रखने वाली कंट्री, सर्वोपरि रखने वाला राष्ट्र बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं सोशलिस्ट की, तो हमें कैसे पता चलता है कि इंडिया सोशलिस्ट है? हमारी गवर्नमेंट जो भी काम करती है, चाहे स्ट्रीट लाइट्स लगवाना हो, रोड्स बनवाना हो, पार्क बनवाना हो, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना हो, पॉवर्टी को कम करना हो, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना हो, ये सब किसके लिए किया गया? फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये शो करता है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट कंट्री है। अगला शब्द है सेक्युलर। यह शब्द आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर मींस एक ऐसी कंट्री जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाता है। सेक्युलर कंट्री बनाने का आशय क्या है कि इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है, रिलीजियस फीलिंग्स को प्रमोट नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम हूं या मैं क्रिश्चियन हूं, पर्शियन हूं, ज्यूस हूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे। हम सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। यहां पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये दोनों वर्ड साथ में पढ़े जाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि इन दोनों वर्ड्स को साथ में क्यों पढ़ा जाता है। यहां पर वर्ड डेमोक्रेटिक का मतलब है इन द सिंपल लैंग्वेज ऑफ अब्राहम लिंकन, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन ही प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किससे फॉर्म होती है? इट इज फॉर्म बाय द पीपल। का सिस्टम क्या बोलता है कि कोई भी कॉमन पर्सन जाकर एक अच्छी पोजीशन को गवर्नमेंट में होल्ड कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एट प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमें सभी को यह चीज पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने चाइल्डहुड डेज में ही वाज नोन एज चाय वाला। तो अगर एक चाय वाला जिस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, यह चीज कहीं ना कहीं सिद्ध होती है कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्योंकि एक चाय वाला सामान्य परिवार से होता है और वह सामान्य परिवार से उठकर पूरे देश को चलाने की क्षमता रखता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। अगला वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का आशय है द हेड ऑफ गवर्नमेंट और द सोवरेन पर्सन ऑफ द कंट्री डज नॉट कम फ्रॉम एनी रॉयल फैमिली। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल यूके में, तो यूके में रिपब्लिक सिस्टम नहीं है क्योंकि यूके का जो सोवरेन पर्सन है दैट इज द पोस्ट ऑफ क्वीन, और जो क्वीन की पोस्ट है वो हेरिडिटरी है, वह आम लोगों के लिए खुली नहीं है। जबकि इंडिया में जो रिपब्लिक, इंडिया को हम रिपब्लिक बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया में जो हाईएस्ट पोस्ट है वह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट हम सभी के लिए कॉमनली खुली हुई है। इसका मतलब यह है कि हम में से कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। तो डेमोक्रेसी से हमारा आशय है एक ऐसा सिस्टम जहां पर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा फॉर्म की जाती है, और रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वह भी लोगों के द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इन दोनों वर्ड्स को एक साथ पढ़ा जाता है। अब इंडिया का मेन एम क्या होने वाला है यह भी प्रीएम्बल में बताया गया है।
and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity and assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. जब हम बात करते हैं जस्टिस की तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की तो इससे हमारा तात्पर्य क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर एटसेट्रा। And if a person has been discriminated on any of these grounds, he is having the option to directly approach to the court, and while approaching to the court he can seek justice. उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, इफ अ पर्सन सेज टू मी job, why? Because you are a black person, so I can directly approach to the court and request to the court कि सर ये चीज गलत है, मुझे मेरे कलर के बेस पे, रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, एंड द कोर्ट विल प्रोवाइड मी एडिक्वेट जस्टिस। यहां पर कोर्ट मुझे कैसे एडिक्वेट जस्टिस प्रोवाइड करेगा? आइदर बाय पेनलाइजिंग दैट पर्सन और गिविंग कंपनसेशन, मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन टू मी। इकोनॉमिक जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस से हमारा आशय क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस मींस ऑल ऑफ अस आर हैविंग द इनफ अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी बाय लीगलाइज्ड सोर्सेस। हम सभी के पास समान अधिकार हैं और व्यवस्थित तरीके से स्थापित किए गए अधिकार हैं। हम इन अधिकारों का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर पैसा कमा सकते हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बट अगेन इट्स द मनी शुड बी अर्न बाय लीगलाइज्ड सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, ए नाम का एक व्यक्ति है जो एक शॉप चलाता है, एक ग्रोसरी, एक किराना स्टोर चलाता है। बी नाम का व्यक्ति जो उसके बाजू में ही, उसके जस्ट बगल में ही नियर बाय दूसरी शॉप चलाता है। एक दिन बी जाकर ए को डराता है, धमकाता है और कहता है तुम अपनी दुकान बंद कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ए जो है वह सीधा जाता है कोर्ट के पास और कोर्ट से विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है जस्टिस सीख करने के लिए। वह क्या कहता है कि मैं लीगलाइज सोर्सेज से पैसा कमा रहा था और मुझे पैसा कमाने से बी के द्वारा रोका गया। अब कोर्ट उसे इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराएगा बाय पेनलाइजिंग बी। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की तो इससे हमारा आशय बिल्कुल स्पष्ट है। पॉलिटिकल जस्टिस एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम सभी को पॉलिटिकली समान राइट्स दिए गए हैं और अगर कोई भी व्यक्ति उन राइट्स को वायलेट करता है तो हम जस्टिस सीख कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो हम सभी के पास ऑल दोज हु आर 18 अबव आर हैविंग द राइट टू कास्ट वोट, और अगर हमें कोई भी वोट डालने से रोकता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी जो एज है वो 25 ईयर्स से अबव है, तो मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूं और अगर मुझे कोई भी रोकता है तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता हूं टू सीक जस्टिस। इसके लिए एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, एशबे वर्सेस वाइट, ASHBAY वर्सेस वाइट, WHITE। यह इंग्लैंड का एक केस है जो केस माना जाता है हमारे देश में भी। इस केस में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति को वोट डालने जाना था। वह जब वोट डालने जाता है तो जो इलेक्शन पे इंचार्ज पर्सन था वह उसको वोट कास्ट करने से रोक देता है। जब जो इंचार्ज पर्सन था उसे वोट कास्ट करने से रोक देता है तो कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल राइट का वायलेशन हो जाता है और वह पॉलिटिकल जस्टिस को सीख करने के लिए कोर्ट में जाता है। लेकिन कोर्ट में यह चीज सिद्ध हो जाती है कि वह जिस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालना चाहता था वही इंसान इलेक्शन को जीतता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पॉलिटिकल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है और इसके लिए वह जस्टिस भी सीख कर सकता है। अब वह कैसे पॉलिटिकल जस्टिस सीख कर सकता है? वह डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच करेगा यह बोलकर कि मुझे, मेरे पास राइट टू कास्ट माय वोट था जिसे वायलेट किया गया है इस पर्टिकुलर इलेक्शन इंचार्ज बंदे के द्वारा। अब हम बात करते हैं लिबर्टी।
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जब भी हम बात करते हैं लिबर्टी की, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन चलता है लिबर्टी को लेकर। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लिबर्टी और फ्रीडम को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। यहां पर इंटरचेंजेबली यूज करने का मतलब क्या है कि कई बार लिबर्टी की जगह पर फ्रीडम और फ्रीडम की जगह पर लिबर्टी को यूज कर लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिबर्टी शब्द जो है वह एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, जबकि फ्रीडम जो है वह अपने आप में ही एक कंप्लीट फ्रीडम है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ एंड वर्शिप है। अब यहां पर फ्रीडम वर्ड क्यों यूज नहीं किया गया है और लिबर्टी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, यह समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहां पर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होता तो हमारे इनफाइनाइट फ्रीडम होने का मतलब क्या है कि एक फ्रीडम जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यूज की जा सकती है। और अगर इनफाइनाइट फ्रीडम होती तो हम किसी दूसरे व्यक्ति की लिबर्टी को भी वायलेट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक बिजनेस राइवलर है तो मैं उसके बारे में यह चीज बोलूं कि वह चोर है, जबकि ऐसा कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है, ऐसा कोई प्रूव्ड एविडेंस नहीं है कि उस इंसान ने चोरी की है। अगर मेरे पास लिबर्टी है तब तो यह चीज बोलना गलत है, लेकिन अगर मेरे पास फ्रीडम है तब यह चीज बोलना गलत नहीं होगा। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है जो कहीं ना कहीं हमें एम्पावर करती है कि हम अपने थॉट को, एक्सप्रेशन को, फेथ को, बिलीफ को, वर्शिप को प्रेजेंट कर पाए, लेकिन इस तरीके से कि वह दूसरे इंसान के थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप को एडवर्सली अफेक्ट ना करे। चलिए अब हम बात करते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट्स, सोचने की आजादी, उसको लोगों के सामने प्रदर्शन करने की, दिखाने की अभिव्यक्ति है। एक्सप्रेशन कैसे किया जा सकता है? लिखकर, बोलकर, सुनकर, समझकर, कार्टून्स बनाकर, प्रेस में, न्यूज में, मीडिया में अपनी चीजों को दिखाकर। अब बात करते हैं बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। अब कई लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि सर वर्शिप में तो फ्रीडम होनी चाहिए, वर्शिप में तो मैं पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, वर्शिप में लिबर्टी क्यों है? तो यह इसलिए दिया गया है, अगर हमें वर्शिप में फ्रीडम दे दी जाती तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोरल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं। इमोरल प्रैक्टिसेस से मेरा आशय क्या है? कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि इमोरल है, जैसे कि ब्लैक मैजिक, जो लोग उनमें बिलीव करते हैं, या जो ह्यूमन सैक्रिफाइस में और बहुत ही तरह की इमोरल प्रैक्टिसेस में बिलीव रखते हैं, वह लोग इन चीजों को प्रिवेल नहीं कर सकते, वह इन राइट्स को यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास लिबर्टी है। वह लिबर्टी कैसी है कि हम इस तरीके से अपने राइट्स को यूज कर सकते हैं कि हमारे राइट्स दूसरे के राइट्स को वायलेट ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी से हमारा आशय क्या है? Equality of status means all of us are having the equal chances to establish a well settled position in the society and all of us are having equal opportunities. हम सभी के पास समान अवसर हैं to become a successful person. अब जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घूम फिरकर रिजर्वेशन का मुद्दा जरूर आता है। तो रिजर्वेशन जो है वह एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। कुछ लोगों को यह लगता है कि सर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस कैसे होगा? जब कुछ लोगों के पास पैसे कमाने के या जॉब को प्राप्त करने के ज्यादा अवसर हैं एज कंपेयर टू अस, तो इक्वालिटी कहां हुई? इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। हम दो जार को लेते हैं, एक जार में 25% वाटर भरा हुआ है, दूसरे जार में 75% वाटर भरा हुआ है, और हमें यह बोला गया कि हमें दोनों जार को 100% फिल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जिस जार में 25% वाटर है उसको 75% और भर सकते हैं, और जिसको 75% भरा गया उसको 25% और भर सकते हैं, फिर वो दोनों जार बराबर 100% हो जाएंगे। लेकिन अज्यूम कीजिए कि अगर सबके पास इक्वालिटी दी जाए तो यह इक्वालिटी किस तरीके की होगी? अगर सभी को इक्वालिटी दी जाए तो जिस जार में 25% वाटर है उसमें भी 75% डालो, और जिसमें 75% है उसमें भी 75% डालो। दैट विल जनरेट अ kind of discrimination between both the jars.
सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। रिजर्वेशन उन लोगों को दिया गया है जिनका जरा भी 25% भरा हुआ है, जिन्हें 75% और भरने की जरूरत है। सो इक्वालिटी हियर मींस इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स, जो लोग इक्वल हैं उनके बीच में इक्वालिटी। जैसे कि हम बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 सीट रिजर्व की गई है। यहां पर उन 10 सीटों पे जितने भी लोग पर्सन विद एनी काइंड ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटी है वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर इज इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of nation। अब जब हम बात करते हैं वर्ड फ्रेटर्निटी की, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, सामान्य भाईचारे की भाव। सामान्य भाईचारे का भाव भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। और क्या इंश्योर करता है? द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को कैसे इंश्योर करता है? अगर कोई भी व्यक्ति राह चलते हुए मुझे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, गलत बोलता है, तो मैं उसके खिलाफ जाकर कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हुई फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यहां पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इंडिया इज नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रियम्बल इस चीज को भी इंश्योर करता है कि जो भी माइनॉरिटी क्लास है उसके राइट्स को वायलेट ना किया जाए और उन्हें एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए जाए, ताकि जो यूनिटी इन इंटीग्रिटी का कंसेप्ट है वो इंडिया में जीवित रहे। अब ये जो प्रियम्बल है, ये जैसा कि हम पहले भी बात कर सकते 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves to this constitution। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की। में पंडित जवाहरलाल नेहरू is signing the Constitution of India. Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of Constitution of India, he is also trying to frame the Constitution। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में। The Indian Constitution has some outstanding features which distinguishes it from other constitution। जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके के फीचर्स हैं जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बहुत ज्यादा डिफरेंट बना देते हैं। वो फीचर्स इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि आफ्टर ऑलमोस्ट 59 years ऑफ मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इट इज स्टैंडिंग इन अ फर्म एंड डिटरमिनेंट मैनर। और ये बहुत ही अच्छे से एक इतनी लार्ज कंट्री को, जिसमें जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑन द नेम ऑफ कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, प्रैक्टिसेस, प्रोमोलगेशन, इन सब केसेस पे डिफरेंशिएशन होने के बाद भी बहुत अच्छे से इस कंट्री को गवर्न कर पा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इट इज द रिटन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बेसिकली वर्ल्ड में हमें दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन मिलते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम फर्स्ट मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। while on the other hand UK constitution is unwritten, it is based on certain customs, conventions, treaties, practice, rituals, formulates, etc. So Indian constitution is the harmony between both written and unwritten constitution. Now it is longest constitution in the world, containing 444 articles, 22 parts and 12 schedules, and after 98 amendments it has came into existence in such manner. While if we will talk about other topmost countries constitution, like US constitution has merely 7 articles, Chinese constitution has 138 articles, Japanese constitution has 103 articles, Canadian constitution has 107 articles. Now Indian constitution is the perfect combination of rigid and flexibility. It is rigid where it is required to be rigid, like when it comes to the question of basic structure of Indian constitution. Indian constitution is quite rigid and it cannot be changed in any of the circumstances. But when it comes
to the question like we have to alter the name of the states, the boundaries of the state, it can be changed by simple majority of parliament. Simple majority of parliament means 50% plus one of present and वोटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कुछ आने वाले वीडियोस में, तो आप लोगों को समझ आएगा कि यह किस तरीके से काम करता है। अब जब हम बात कर रहे हैं एक रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कहां डिफाइन है? इट इज डिफाइंड इन प्रीएम्बल। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक फीचर है विच मेक्स इट sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Now these features are the basic feature. These features cannot be amended in a quite easy manner. जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो वह एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उन्हें बहुत आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी रिजिडिटी को शो करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो लिए हैं वो हमने लिए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफाइन है, और यह पार्ट 3 में डिफाइन है। यह बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स है: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी मींस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल द पीपल। हम सभी के पास राइट टू इक्वालिटी है, समान अधिकार है, हम सभी को लॉ से इक्वल प्रोटेक्शन मिला है, हम में से किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड नहीं किया जा सकता। अब जब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, तो इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 सेज दैट ऑल द सिटीजन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब होता है? ऑल ऑफ अस आर हैविंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मेरे पास भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास भी 6 फंडामेंटल राइट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी 6 फंडामेंटल राइट है, जो हमारी की कंट्री की सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, उन सबके पास भी वही 6 फंडामेंटल राइट है। सभी के पास समान लीगल राइट है। राइट टू इक्वालिटी मेरे पास भी है, आपके पास भी है और उनके पास भी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उनके पास भी है। राइट टू कास्ट वोट आपके पास है, मेरे पास है, उनके पास है, हम सभी के पास है। तो हम सभी के पास समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक एरियाज। इट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It states that no person shall be discriminated on the basis of color, caste, creed, sex, place of birth, language, etc. And every person shall have equal access to the public areas like public park, museum, wells, bathing huts, temples, etc. However, the state may make any special provision for women and children. It is very much simple, जिसे हमने प्रीएम्बल में भी डिस्कस किया था कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर एटसेट्रा। और ये डिस्क्रिमिनेशन ना केवल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एरियाज में है, बल्कि यह डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी जनरेट की गई है इन द केस ऑफ पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम, बेथिंग हट्स, टेम्पल्स एटसेट्रा। अगला हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी में जो थर्ड राइट दिया गया है, इक्वालिटी इन द केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन द केसेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट जॉब्स। बट इसका एक सब प्रोविजन भी है जो कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 विच एम्पावर्स द स्टेट to make special laws for the downtrodden people। अब यहाँ पर downtrodden सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली किसी भी तरीके से downtrodden लोग हो सकते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं abolition of untouchability। It is defined under Article 17 of Indian Constitution. It states about abolishes the practices of untouchability. Abolishing the practices of untouchability means no person shall be called untouchable. And if a person follows such type of practices, it will be considered a offense। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनटचेबल बताता है या किसी भी तरीके से उसे डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी बाय द लॉ।
abolition of titles. आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइप ऑफ टाइटल टू एनी पर्सन. इसका मतलब क्या है? बिफोर इंडिपेंडेंस आप लोगों ने शायद कभी ना कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा कि लोगों के नाम के आगे सर, मैडम, लॉर्ड, वाइसरॉय इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जो कि क्या बताता कि दीज पीपल आर सिंबल ऑफ गॉड, सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को दूसरे लोगों से अबव फील कराता था. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके के सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया है, एक्सेप्ट अ फ्यू. वो कुछ टाइटल्स कौन कौन से हैं? दीज टाइटल्स आर स्कॉलररी एंड मिलिट्री टाइटल्स. स्कॉलररी टाइटल्स लाइक भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सारे के सारे आपके मिलिट्री टाइटल्स हैं. और ये टाइटल्स क्यों रखे गए हैं? ताकि ये लोगों में ये फीलिंग जनरेट करें कि अगर हम मेहनत करें तो वी कैन ऑल्सो गेट दीज टाइप ऑफ टाइटल्स. अब हम आगे बात करते हैं होके आर्टिकल 21 तक जाता है. यह 6 तरीके की कोर फ्रीडम्स को डिफाइन करता है, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. अब जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो इसमें 6 तरीके की फ्रीडम्स को डिफाइन किया गया है. ये फ्रीडम्स हैं. पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि all the people are having the freedom to participate in the public activities and express their views in the manner they want to express. It also includes the freedom of press. लेकिन जो freedom of speech and expression है उसमें कुछ restriction डाले गए हैं, जैसे कि you cannot speak against the sovereignty and integrity of India. You cannot speak up a statement or make a expression which may affect the public order, decency and morality of the country adversely. ठीक है. अब हम बात करते हैं फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. अब आर्टिकल 19 हमें दूसरी फ्रीडम देता है. ऑल ऑफ अस आर हैविंग द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स in any part of the country for any public welfare purpose or for any general discussion, for any profit making discussion, but the restriction is it should not affect the public order, sovereignty, integrity of India. अब हम बात करते हैं फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस से तात्पर्य क्या है? यहां पर बहुत ही सिंपल सी चीज के बारे में बात की गई है. It simply states that the state can impose reasonable restriction on the freedom in the interest of public order, morality and sovereignty of India. Usually अगर हम बात करें तो the state empowers us, the Constitution of India empowers us to form associations like companies, corporations, firms, NGOs and other kind of associations. But these associations should not affect the public interest or the public order adversely और मोरालिटी और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोगों ने ग्रुप बना के कोई आतंकवादी एक्टिविटी, टेरर एक्टिविटी करना चाहते हैं या हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इट इज नॉट अलाउड बाय लॉ. बट अगर आप लीगलाइज पर्पस के लिए किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट इन फॉर्म ऑफ अ एसोसिएशन. अगली है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री. अब अगला जो हमें फ्रीडम दिया गया है कि वी कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विदाउट एनी freely with certain restriction, and this restriction is in case of any epidemic is there or any disturbance is there in an area and we request to go for that particular area, then it is not allowed by law to get into that area. नेक्स्ट फ्रीडम दी गई है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऑल ऑफ अस आर हैविंग द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर एवर वी वांट टू live, we can live, but there is an exception that we cannot live in the area of scheduled tribe areas because they are having their own culture, and if we will start living there we may affect the culture of these people adversely. I hope I made it clear. Now the last freedom is freedom to practice any profession or to carry on any trade or occupation. जब हम बात करते हैं
freedom to practice any profession or to carry on any trade or occupation or business। जैसा कि हमने प्रियम्बल में भी डिस्कस किया था कि हम सभी के पास राइट है कि हम कोई भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को, ट्रेड को, बिजनेस को चूज कर सकते हैं, बट देयर इज ओनली वन रिस्ट्रिक्शन दैट इट शुड नॉट बी डेंजरस और इमोरल और अगेंस्ट द लॉ। अब राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 20 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज और डबल जियोपार्डी के बारे में। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब क्या होता है? द पर्सन विल बी पनिश्ड ओनली बाय द लॉज व्हिच वर प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, not the laws which were prepared and enacted by the parliament after committing the offense। इसके लिए हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम सभी ने निर्भया केस के बारे में सुना होगा। हमें यह भी पता है कि उसमें एक जो जितने भी अक्यूज्ड थे या जितने भी अभियुक्त थे उनमें से एक व्यक्ति जो था उसकी उम्र 16 साल किया गया। तब इंडिया में ऐसे लॉज थे कि इफ अ पर्सन इज हैविंग द एज बिलो ऑफ 18 इयर्स ही कैन नॉट बी गिवन डेथ पेनल्टी और एनी कैपिटल पनिशमेंट। उसे मृत्यु दंड या कोई भी बड़ी ही भयानक सजा नहीं दी जा सकती अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, भले ही वह किसी भी तरह का क्राइम करे। उसके बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जिसके अंदर यह बोला गया कि इफ अ पर्सन इज हैविंग द एज बिटवीन 16 टू 18 ईयर, और किसी भी व्यक्ति की 16 से 18 वर्ष की है, एंड इफ ही कमिट्स अ हीनियस क्राइम, अगर वह कोई जघन्य अपराध करता है, बहुत ही ज्यादा घिनौना अपराध करता है, तब उसे कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि निर्भया केस का जो अभियुक्त था, जो अक्यूज था, क्या उसे भी सजा दी जा सकती थी इस 2013 के अमेंडमेंट के अंदर, पास किए गए नए लॉ के अंदर? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो वही सजा दी जाएगी जो उस टाइम पर थी जब उसने वह अपराध किया। अब हम बात करते हैं डबल जियोपार्डी के बारे में। डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल बोलता है नो पर्सन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। तो यह भी एक तरीके की फ्रीडम है जो कि हमें दी गई है। अब हम आगे बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। यह जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का चैप्टर है, यह हमारे पास जो कि आर्टिकल 23 और 24 में डिफाइन किया गया है। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मींस होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार क्या होता है कि नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क। किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? यह बताता है हमें आर्टिकल 23, द अबॉलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग एंड बेगार। बेगार मींस फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मींस सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ह्यूमन, लोगों को खरीदना और बेचना, यह सब एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जबकि अगर हम बात करें आर्टिकल 24 की, तो आर्टिकल 24 हमें बताता है कि अबॉलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइन। कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसे किसी भी डेंजरस इंडस्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता। और अगर किसी भी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो हम यदि उससे काम करा रहे हैं तो हम उससे कुछ इस तरीके के काम कराएंगे जिससे उसका ब्रेन और ज्यादा डेवलप हो, एडवांस हो, मॉडर्नाइज हो और उसकी जो नॉलेज है वो एनहांस हो। ठीक है, बेगार प्रैक्टिस इज कंप्लीटली स्टॉप्ड बाय दिस फंडामेंटल राइट। पहले बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था कि बड़े बड़े साहूकार, महाजन, लैंडलॉर्ड होते थे जो लोगों को कुछ लोन पर रुपए देते थे और उनसे जनरेशन टू जनरेशन काम कराते रहते थे, जिसे एक स्लेव ट्रेड भी कहा गया है। इस प्रैक्टिस को इस फंडामेंटल राइट के द्वारा कंप्लीटली स्टॉप कर दिया गया है। अब हम अगले फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि हमने प्रियम्बल में भी बात की थी कि इंडिया में सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया गया है, किसी भी रिलीजन को किसी भी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, सारे रिलीजन्स को एक समान
माना गया है। तो यही चीज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दी गई है। Religions are equal before the state and no religion shall be given any preference over the other. Citizens are free to preach, practice and propagate any religion of their choice. लोगों के पास अधिकार है कि वह किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को, संप्रदाय को फॉलो कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिसेस को, उसकी आइडियाज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है। फर्दर इट एम्पावर्स एक्टिविटीज इन सच इंस्टीट्यूशंस which are not religious are performed according to the laws laid down by the government. लेकिन यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि रिलीजियस नहीं है उसे गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उदाहरण लेते हैं कि हिंदू मंदिरों में आरती की जाती है तो वह एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसे लॉ के द्वारा गवर्न नहीं किया जाएगा। लेकिन मंदिर के जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको भी अकाउंट बुक रखनी होती है कि वहां पर कितनी चैरिटी आई, किस पर्सन से आई, या अनडिस्क्लोज डोनर ने कितना डोनेट किया, यह सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे क्योंकि यह एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। फर्दर इट एम्पावर्स all the citizen to not to pay tax in the cases of promotion of a particular religion or religious idea. So it empowers all the citizen of India who are following any particular religion or following or promoting any religious practice need not to pay tax. लेकिन यहां पर राइट टू इक्वालिटी भी बराबर से अप्लाई होता है। कैसे? कि अगर कोई भी स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है तो उसमें किसी भी कोई भी स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहां पे प्रो रिलीजन एजुकेशन नहीं दी जा सकती। प्रो रिलीजन एजुकेशन मतलब किसी भी धर्म से संबंधित ज्ञान नहीं दिया जाएगा स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। Any community which has a language and has a script of its own has the right to conserve and develop it. सभी लोग जिनके पास कोई भी लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है उनके पास अधिकार है कि वह इसे डेवलप कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस लैंग्वेज को पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, प्रियम्बल क्या बोल रहा था? प्रियम्बल बोल रहा था कि unity and integrity of the nation and it is the salient feature of Indian Constitution by the preamble. अब वो जो इंटीग्रिटी और यूनिटी है वो क्यों बनी है? बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो वो डाइवर्सिटी किस किस बेसिस पे है? कल्चर के बेस पे है, लैंग्वेज के बेस पे है, स्क्रिप्ट के बेस पे है, रिलीजन के बेस पे है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कोई भी इंसान, यहां पर माइनॉरिटीज की याद रखिएगा दो कैटेगरी है, माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बेसिस पे। कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक या भाषा के आधार पर कोई भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करता है तो उसके पास यह राइट है कि वह इसे प्रिजर्व करे और ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे। यहां पर भी उसके पास यह भी अधिकार है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी फंड ग्रांट करती है फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रिजर्व ऑफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यह राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर दिया जाएगा। मतलब जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं जिनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, वो सभी लोग समान रूप से अधिकारी होंगे उस पर्टिकुलर फंड में से अपना शेयर लेने के लिए जो गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज के लिए इशू किया गया। आर्टिकल 32 के अंदर डिफाइन है, जिसे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा, भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा। इट डिफाइंस 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, ये 5 तरीके की रिट्स को डिफाइन करता है। अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि यह आर्टिकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है कि इस आर्टिकल को हमने यह दर्जा दे दिया कि यह संविधान की आत्मा है।
तो यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हमने बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो यह छठवां जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह हमें एम्पावर करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल हु इज वायलेटिंग आवर राइट टू सीक रेमेडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 32 के अंदर हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर अपनी चीजों को रख सकते हैं। अब यह 5 तरीके की रिट्स को डिफाइन करता है। रिट्स जो 5 तरीके की हैं उनके नाम लैटिन भाषा के हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्श्योरिटी। अब हेबियस कॉर्पस रिट का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है राइट टू हैव अ बॉडी। राइट टू हैव अ बॉडी से क्या आशय है? राइट टू हैव अ बॉडी से मतलब है हम सभी के पास अधिकार है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, और चाहे वह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो जो हमारी बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट करने की कोशिश करता है, हम उसके अगेंस्ट एक रिट डाल सकते हैं, केस डाल सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय फाइलिंग द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं कि अगर पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को, एक पुलिस ऑफिसर या इंस्पेक्टर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के ऑफेंस के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं कि ए नाम का एक व्यक्ति है जिसको चोरी करने के लिए पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा। पुलिस ऑफिसर ने उसे अगले 5 दिन तक अपनी रिमांड में रखा, उससे पूछताछ की, मारपीट की और उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया। तो वह ए नाम का व्यक्ति चोरी के लिए जिम्मेदार है या नहीं है, यह दूसरा मुद्दा है। सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के लिए जा सकता है और बोल सकता है कि मुझे मेरे फंडामेंटल राइट टू हैव अ बॉडी को प्रोटेक्ट करने से रोका गया, और इसके लिए कोर्ट एक रिट इशू करेगा अगेंस्ट दैट पुलिस ऑफिसर और उसको एप्रोप्रिएट पनिशमेंट भी ग्रांट करेगा। अब हम बात करते हैं मैंडेमस। ये रिट ऑफ मैंडेमस बोलती है वी कमांड। वी कमांड से मतलब क्या है? वी आर हैविंग द अथॉरिटी टू कमांड द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर टास्क रेगुलरली इन अ रूटीन मैनर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, हम देखते हैं कि नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी या हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी अपने गिवन टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह रिट ऑफ मैंडेमस को फाइल कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि आप अपने गिवन टास्क को विद इन द गिवन टाइम कंप्लीट कीजिए। और यह जब हम ये रिट फाइल करेंगे तो यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट उन गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देगा। रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन या रोकना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को करने से रोक देना। यह रिट कब इशू होती है? जबकि कोई भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्पेशली कोर्ट, एक गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या वह कोर्ट काम कर रहा है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सपोज ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक चोरी की है लखनऊ में, और उस ए नाम के व्यक्ति को पिनलाइज किया गया है झांसी के कोर्ट में। यह कंफ्यूजन था जिसके चलते झांसी के कोर्ट को यह लगा कि झांसी का कोर्ट एम्पावर है उस व्यक्ति को के केस को ट्राई करने के लिए और उसे सजा देने के लिए, जबकि एक्चुअली एम्पावर था लखनऊ का कोर्ट। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर झांसी का कोर्ट उसके व्यक्ति के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट ऑफ प्रोहिबिशन को फाइल कर सकता है और बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि सर मेरे अगेंस्ट ये गलत केस फाइल किया गया है इन एन इनएप्रोप्रिएट कोर्ट, मेरे अगेंस्ट जो केस चलना चाहिए वो लखनऊ कोर्ट में चलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करेगा और केस को उठाकर लखनऊ के कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा जिसके पास एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन है। यहां पर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक ऐसी कोर्ट जिसके पास अधिकार है उस मुकदमे को, उस दावे को सुनने के लिए जो कि दावा या मुकदमा या केस फाइल किया गया है उस कोर्ट के अंदर।
अब हम बात करते हैं रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इट एम्पावर्स द पब्लिक एट लार्ज टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉई or any of the public welfare department that by what authority they are performing a particular task. For example, अगर मैं बात करूं, अगर एक कलेक्टर है हमारे जिले का जो कि ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है and we feel that he is not competent enough to sit on that post, we can directly reach to the Supreme Court and file a writ of quo warranto against that collector and request the Supreme Court to issue a order to check his authority, that by what authority that collector is holding his post. अगली जो रिट है दैट इज रिट ऑफ सर्श्योररी। सर्श्योररी का मतलब होता है टू क्वेश। टू क्वेश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मसल देना, कुचल देना, दबा देना या खत्म कर देना। तो ये जो रिट ऑफ सर्श्योररी होती है यह उन केसेस में इशू की जाती है जबकि एक इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को कमिट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेंडर इशू किया जाता है और वह टेंडर इशू किया जाता है बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और जो जमीन थी, जो एरिया था जिसके लिए वह टेंडर इशू किया गया था रोड कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ही जमीन थी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्पावर नहीं था उस जमीन पे रास्ता बनाने के लिए। उस जमीन पे रास्ता बनाने के लिए एम्पावर कौन था? एम्पावर था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने टेंडर इशू किया है उस टेंडर को कैंसिल किया जाए और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है दैट इज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उसको डायरेक्ट किया जाए कि वह इसके लिए टेंडर इशू करे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।